हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं आपको आज रेलवे ग्रुप डी के लिए एक जबरदस्त टॉपिक लाया हूं जिसका नाम है ठोस वस्तुओं के आयतन, वैल्यू ऑफ सॉलिड्स। आपको यह चैप्टर डायरेक्ट माथा में जाएगा, मस्तिष्क में घुसेगा डायरेक्ट, मेरा वादा है। सिर्फ इस टॉपिक में बने रहिएगा और इस टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज घन, जिसको हम क्यूब बोलते हैं। घनाभ, क्यूब्ड, बेलन, सिलेंडर, शंकु, पॉइंट, गोला, स्फेयर, शंकु का छिन्नक, फ्रस्टम ऑफ कॉइन। आप देखना है इतनी चीज को हमें पढ़नी है आज इस टॉपिक में। तो आज कुछ ना कुछ मजेदार बात होने वाली है, बहुत मजेदार बात होने वाली है दोस्तों। और ये सारी चीज जो बच्चों को भारी लगती है, मैं आपको वादा करता हूं कि ये सारे के सारे चीज आपको एकदम आसानी से घुसेंगे और यहां से आने वाले क्वेश्चन आपको नहीं छूटेंगे। तो चलते हैं दोस्तों डायरेक्ट वीडियो की ओर। वीडियो क्या कहता है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं घन। तो दोस्तों इस चीज को पढ़ने से पहले आपको याद रखिएगा कि किसी चीज को आपको फिगर याद होना चाहिए, क्या होता है इसमें। जब तक आप फिगर नहीं समझिएगा तब तक आप इसके बारे में कुछ नहीं समझ पाइएगा। तो दोस्तों घन जो होते हैं घन जो होते हैं ये वर्गाकार सतह से मिलकर बने होते हैं। और घन की आकृति मैं आपको अगर दिखा दूं तो घन की आकृति ऐसी होती है। घन की आकृति ऐसी होती है दोस्तों। ये हो गया घन, देख लेना है, ये हो गया घन। ये तो हम बोर्ड पर फिगर में देखे, इसको तो हम बोर्ड पर फिगर में देखे घन को। अब हम वास्तव में भी देख लेते हैं घन को। आप तो छक्का गोटी जरूर देखे होंगे और छक्का गोटी देखे होंगे कि घन छक्का जो उसमें होते हैं, छक्का, वह छक्का घन की आकृति होता है। और यहाँ पर देख लीजिए, इसको मैंने घन बना चुका है। यह है घन। क्या है? घन। चारों तरफ से इसका जो भाग है वर्गाकार भाग है। कितने भाग हैं? वर्गाकार। अब घन से अगर हमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, पहले छोटी छोटी चीज तब फार्मूला की ओर चलेंगे। तो पहले देखते हैं घन से रिलेटेड हम क्या क्या जानते हैं। तो देखिएगा घन में जो होती है पहले 6 फलक होते हैं। 6 फलक का मतलब कि 6 सतह होते हैं। सतह जान रहे हैं, सतह को ही हम फलक बोलते हैं। 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह, इधर एक 5 सतह और इधर एक 6 सतह। घन में कितने सतह होते हैं? 6 सतह। इस चीज को आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों, गौर से समझ लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 सतह हुए, यानी इसमें 6 फलक होते हैं। पहली बात जान गए। दूसरी बात अगर हमसे इसमें पूछा जाए कि इसमें घन में किनारों की संख्या कितनी होती है, तो हम किनारों की संख्या बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और यहाँ देखिए, सॉरी, 1 हो गया, यहाँ देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और यहाँ से लीजिएगा 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया और ये 12 हो गया। कुल घन में जो किनारों की संख्या होती है वह 12 होती है दोस्तों। तो आप इस चीज को, छोटा सा फिगर है इसलिए थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती होगी, लेकिन अब बड़े फिगर को जब लाएंगे तो आप बेहतर तरीका से समझ जाइएगा। तो हम इस चीज को समझ गए कि घन में सतह की संख्या 6 होती है और किनारों की संख्या 12 होती है। इतना बात को तो हम बेहतर तरीका से समझ चुके होंगे। अब देखते हैं हम घन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। तो दोस्तों अब घन से रिलेटेड मैं घन के सारे फार्मूला को देख लेता हूं, क्योंकि विदाउट फार्मूला के यह चैप्टर बनने वाला नहीं है। आपको फार्मूला रटनी भी पड़ेगी, फार्मूला को पढ़नी भी पड़ेगी और तब आपको बनेगी, समझनी भी पड़ेगी। तो दोस्तों आप इसको फार्मूला को जरूर रटिएगा, तभी आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले इसकी भुजा को मैंने अगर ए मान लिया, इसकी भुजा को मैंने अगर ए मान लिया, इसकी भुजा हो गई ए, क्या हो गई? ए। तो देखना है दोस्तों, ये भी हो जाएगा ए, ये भी हो जाएगा ए। तो आपको बेहतर तरीका से देखना है। तो घन का आयतन बराबर सूत्र होता है भुजा क्यूब या ए क्यूब। ये है भुजा को ये माने, इसलिए ए क्यूब हो जाएगा। अब देखते हैं घन के लिए दूसरा जो फॉर्मूला होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको भी देख लेता हूं दोस्तों। मैंने आपको बताया कि वर्गाकार होता है, इसका प्रत्येक भाग वर्गाकार होता है। देखिए वर्गाकार है और ये भी भुजा ए होगा और ये भी भुजा ए होगा।
तो ए होगा, तो किसी चीज का एक सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए गुना ए, यानी ए स्क्वायर। वर्गाकार अगर कोई भाग होगा, इस एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए गुना ए, भुजा ए है तो ए स्क्वायर हो जाए। और ऐसे ऐसे इसमें 6 वर्ग है, 1 2 3 4 5 6 वर्ग है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो दोस्तों इस चीज को समझ चुके होंगे। अगर हमें पूछा जाएगा घन का परिमाप, तो घन का परिमाप जो होता है दोस्तों, ये क्या होगा, चारों तरफी से ना, परिमाप मतलब चारों तरफी से ना, और चारों तरफी से जब हम इसको मापेंगे तो ये क्या होगा, इसकी लंबाई ए, इसकी लंबाई ए, इसकी लंबाई ए ए ए, तो चारों तरफ इसका माप होगा 1 ए 2 ए 3 ए 4 ए 5 ए और 6, यानी हम कह सकते हैं 6 गुना भुजा, 6 गुना भुजा। इस चीज को समझ रहे हैं दोस्तों। अब अगला जो है घन का विकर्ण, घन का जो विकर्ण होता है वो होता है √3 गुना भुजा, √3 गुना भुजा, ये होता है घन का विकर्ण। तो दोस्तों इस चीज को आप बेहतर तरीका से समझ चुके होंगे। अब चलते हैं हम अगले घनाभ की ओर। हाँ तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं घनाभ, लेकिन आपसे एक वादा है, इस वीडियो को स्किप करके चले नहीं जाइएगा, क्योंकि छोड़ दीजिएगा तो समझ नहीं आएगा, और इसको समझने के लिए पहले फार्मूला की आवश्यकता है। हम जड़ से ही चलेंगे और इसी वीडियो में हम आपको एक से एक क्वेश्चन बताएंगे जो आपको आज के बाद ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी दोस्तों। लेकिन पहले फार्मूला जानना जरूरी है। अगर हम आपको बताए और आपको फार्मूला नहीं आए तो आप क्या पढ़िएगा, इसलिए फार्मूला सारे जानना जरूरी है। तो दोस्तों देखते हैं घनाभ। तो घनाभ के बारे में पहले कुछ चीज को जान लेते हैं। घनाभ की जो आकृति होती है यह 2 आयताकार सतह के मिलने से बनती है, 2 आयताकार सतह के मिलने से बनती है, मतलब आयतों से बनती है, 2 ही आयता नहीं, मतलब 6 आयताकार सतह के मिलने से बनती है। हमने 2 ही बोल दिया, गलत बोल दिया। तो चलते हैं, गौर ध्यान देते हैं। ये हुआ दोस्तों आयत का फिगर। आप देखते हैं, तो सॉरी घनाभ का फिगर। अब ये जो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब पूछा जाएगा कि मतलब कि घन जो होते हैं उसके सारे सतह कैसे होते हैं, तो वर्गाकार होते हैं, और घनाभ के सारे सतह कैसे होते हैं, तो घनाभ के सारे सतह आयताकार होते हैं दोस्तों। तो देखिए ये है घनाभ, ये जो बुक देख रहे हैं ये बुक घनाभ की आकृति है। अब इसे चारों तरफी से कहीं से भी देखिए तो इसका सारी सतह आयताकार होगी। ये आपको आयताकार सतह दिख रहे हैं, इस सतह को बोले तो ये भी सतह आपको आयताकार, लंबाई चौड़ाई आयताकार सतह दिख रहे हैं। आपको इस सतह की चर्चा करें तो आपको यह भी सतह आयताकार दिखाई देगा, यह भी सतह आयताकार, यह भी सतह आयताकार, सारे के सारे सतह आयताकार भाग दिखाई देते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें भी जान लेते हैं कुछ बातें। अगर पूछे एक घनाभ में कितने सतह होते हैं तो हम यहाँ देख लेते हैं, फिगर में समझ लेते हैं, रटेंगे क्यों, देख लेते हैं फिगर में कितने सतह होते हैं। 1 2 3 4 5 6 सतह होती है। एक घनाभ में भी कितने सतह होते हैं, 6, कभी भूलने की आवश्यकता नहीं है। किताब रहेगा जान जाएंगे 6 होती है, नहीं रहेगा तो भी सोच लेंगे, किताब का फिगर माइंड में रहेगा ना, सोच लेंगे 1 2 3 4 5 6। अब पूछेगा घनाभ में कितने किनारा होते हैं, तो हमने पहले बताया था जब बड़े फिगर रहेगा तो आप बेहतर तरीका से समझ जाइएगा। तो किनारा देखिए, 1 किनारा हुआ, 2 किनारा हुआ, किनारा इधर आते हैं 3 हो गया, ये किनारा 4 हो गया। अब इधर देखते ये किनारा 5 हो गया, ये किनारा 6 हो गया। अब इधर देखते किनारा 7 हो गया, ये किनारा 8 हो गया। अब देखिए ये भी तो किनारा है, ये किनारा 9 हो गया, ये किनारा 10 हो गया, ये किनारा 11 और ये किनारा 12। तो एक घनाभ में अगर पूछा जाए तो घनाभ में कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, इसमें एक लंबाई होती है, दूसरा चौड़ाई होती है और तीसरा जो होती है ऊंचाई होती है। क्या होती है, ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और इसमें ऊंचाई होती है दोस्तों। एक बात याद रखना है कि अगर हमसे पूछे तो इसमें 3 चीज होती है। तो अगर सबसे पहले अगर हमें पूछे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर दोस्तों होगा LBH, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब चलते हैं दोस्तों, अगर हमसे पूछे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें आप बता दीजिए दोस्तों 6 सतह होते हैं और 6 आयताकार होते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, गौर ध्यान देना दोस्तों। ये देखिए इसमें सब 2 सतह हैं, एक इधर से एक इधर से, ये दोनों सेम सतह हैं। इसमें देखिए क्या है, लंबाई है और दूसरा चौड़ाई है।
तो इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो हम लिख सकते हैं इसका लंबाई और चौड़ाई, इसमें हम लिखेंगे एल बी, क्या होगा एल बी, लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए इधर एल बी फिर इधर भी हो जाएगा एल बी और एल बी, ये जुड़ते चला जाएगा सारे सतह, इधर एल बी इधर एल बी। अब हम बात करते हैं इसकी क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें आता है लंबाई और ये आता है ऊंचाई, तो यहाँ हो जाएगा एल एच, फिर इधर भी हो जाएगा एल एच, तो एल एच प्लस एल एच। और दूसरा जो होगा ये देखिए ये भी हो गया इसके लिए लंबाई और ये हो गया ऊंचाई, ये इधर चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई ऊंचाई मतलब बी एच प्लस बी एच। तो अब देखते हैं गौर से इसके अगर क्षेत्रफल निकालेंगे कि हो जाएगा 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। अगर सम हम 2 कॉमन लेंगे तो होगा LB प्लस BH प्लस HL। दोस्तों ये फार्मूला थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा है समझने में और लगेगा भी, लेकिन अनंतर दिन से दूसरे दिन से आपको इस टॉपिक में परेशानी ही नहीं होगी, इसलिए पढ़ाई वैसे पढ़िए जो आपको परेशानी हो ही नहीं। फास्ट खींचने से कुछ फायदे नहीं होती है, कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी पढ़े ही नहीं चैप्टर को, और जब नहीं पढ़े तो इसको समझेगा नहीं तो कहां से समझ में आएगी। अब देखते हैं घनाभ का विकर्ण, घनाभ का जो विकर्ण होगा, घनाभ के विकर्ण बराबर सूत्र होते हैं होल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो दोस्तों इस चीज को आप बेहतर तरीका से समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं अगले फार्मूला की ओर। हाँ तो दोस्तों अगला टॉपिक मेरा बेलन होगा और ये जबरदस्त टॉपिक होगा दोस्तों, समझ में आपको बेहतर तरीका से आएगी। सबसे पहले हम बेलन की आकृति देख लेते हैं। बेलन की आकृति इस प्रकार से होती है, ये मेरा बेलन हुआ और गौर ध्यान दीजिएगा इसमें बेलन में इसको हम ऊंचाई बोलते हैं और यहां से यहां तक एक इसके आधार जो होते हैं, बेलन के जो आधार होते हैं ये एक वृत्ताकार सतह होते हैं। आधार हो ऊपर वाला हो ये वृत्ताकार सतह, संपूर्ण भाग को हम डी बोलते हैं व्यास, यानी एक वृत्त होता है दोस्तों जिसमें यहां से तक संपूर्ण भाग को हम डी बोलते हैं और व्यास जिसको और आधी भाग को हम त्रिज्या बोलेंगे दोस्तों। तो गौर ध्यान देना है, ये मेरा आधी जो भाग होगा ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, इसको त्रिज्या बोलेंगे, यानी यहां से मान लीजिए इसके आधी भाग को हम त्रिज्या बोलेंगे और संपूर्ण भाग को हम डी बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। इसकी फिगर ऐसे होती है दोस्तों, और इसके फिगर को बेहतर तरीका से हम समझे तो हम यहाँ पर समझते हैं इसके फिगर को। ये जो है दोस्तों इसको हम बेलन बोलेंगे। ये जो आकृति बनी ये आकृति पूर्ण रूप से बेलन कहलाएगी और ये बेलन है दोस्तों। और इस बेलन में देखिएगा क्या होती है, इसमें दो क्षेत्रफल आएंगे, एक आएंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र मतलब हुआ कि जो इसका भाग दिखता है, दिखने वाले भाग को हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये इसको अगर हम कहीं रख देंगे तो इसका जो यही भाग हमें दिखाई देगा, ये आगे का जो पोर्शन है ये सारा इस तरह से गोलाकार भाग, इस भाग को हम देख सकते हैं घुरा घुरा के, इसी को हम बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये सारा भाग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। लेकिन अगर बोला जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंतर्गत इसके अंदर का जो तल्ले वाला वृत्ताकार भाग है इसका क्षेत्रफल प्लस ऊपर का जो वृत्ताकार भाग है इसका क्षेत्रफल, दोनों को क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और ये वक्र को जोड़ देंगे, तब ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर इस बेलन में सबसे पहले अगर हमें बोले बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहां दोस्तों आप पाई का जो मान है 22/7 या 3.14 ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं, बेलन का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πr(h). ये बाहर वाला भाग जो दिखता है हम पहले बता चुके हैं। अब देखते हैं बेलन की अगर बात करें, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा 2πr(h) और प्लस में देखिए ये नीचे का भी वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा और ऊपर के भी वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। ये भी वृत्त का क्षेत्रफल पार स्क्वायर, ये भी वृत्त का क्षेत्रफल पार स्क्वायर, तो पार स्क्वायर हो जाएगा 2πr स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों इसमें दोनों में से 2πr मिल रहा है,
2 पाई आर अगर हम निकाल लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा एच, और यहाँ से 2 पाई आर निकाल लिए 2 आर था तो बच जाएगा 1 आर। यानी बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो हम पढ़ेंगे 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच या एच प्लस आर। अब देखते हैं दोस्तों कि और इससे रिलेटेड कुछ चीज को जानिए। अगर दिया रहेगा बेलन के आधार का परिधि बराबर आप लिख सकते हैं वृत्त का परिधि, क्योंकि बेलन के आधार का जो परिधि होगा ये वृत्ताकार भाग है उसी का परिधि होगा। तो बेलन के आधार का अगर परिधि निकालना हो तो ये हो जाएगा वृत्त का जो आधार के परिधि होगा 2 पाई आर वही हो जाएगा। अगर हमें दे बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों। तो बेलन के अगर आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। और दोस्तों अगर हमें दिया रहे बेलन के आधार की त्रिज्या, तो ये जो वृत्त के आधार की त्रिज्या आर होती है वही आर होगी, और बेलन के आधार का व्यास देगा तो वह डी होगी। दोस्तों आप इस सूत्र को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्या होगी, फिर हम अगले क्या कहते हैं शंकु की ओर चलेंगे। तो ठीक दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, अब जो हम पढ़ेंगे ये हम पढ़ेंगे आज शंकु। तो शंकु जबरदस्त और मस्त टॉपिक होगा। शंकु की आकृति पहले हम देख लेते हैं। शंकु की आकृति इस प्रकार की होती है। ये हो गया दोस्तों शंकु। अब गौर ध्यान देना है, इसमें शंकु में ये यहां से यहां तक त्रिज्या हो जाएगी जिसको हम आर बोलेंगे, और यहां से यहां तक ये जो हो जाएगी एच हो जाएगी, और इसको हम बोलेंगे एल। ये जो तिरछी ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई को हम बोलते हैं एल। एल को हम तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तिर्यक ऊंचाई, एल को तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, ये तो सीधा ऊंचाई, और ये हो गया आर। तो दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले शंकु में क्या क्या होती है। तो शंकु का आकृति तो आप बेहतर तरीका से देख चुके होंगे। अब देख लीजिएगा शंकु का आकृति, अगर आपको यहाँ पर समझना हो तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि शंकु की आकृति इस प्रकार से होती है। शंकु की आकृति होती है इस प्रकार की होगी। पढ़ लिख लीजिएगा दोस्तों ना, देख लीजिएगा शंकु की आकृति पूर्ण रूप से इस प्रकार से होती है। समझना है और बेहतर तरीका से समझ लेनी है। देखिए इस प्रकार से शंकु की ऊंचाई होती है, शंकु की आकार होती है दोस्तों। ये और थोड़ा सा झप जाएगा। तो शंकु की आकार इस प्रकार से होती है दोस्तों। और पढ़े लिखे रहिएगा ना दोस्तों, तब आप क्या कीजिएगा पता है कि कल भुंजो बेच के खाइएगा। इसी प्रकार से आपको भुंजा मिलता है इसी में। तो शंकु पढ़िएगा, गोला पढ़िएगा, तब कल भुंजा बेच के भी खा सकते हैं। समझ ना दोस्तों। तो देखते हैं मैथ लेकिन पढ़ना पड़ेगा भुंजा बेचने के लिए भी। तो देखते हैं, तो हम जान देते हैं शंकु का आयतन इक्वल टू जो मेरा फार्मूला होगा वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद आएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों यह होता है पाई आर एल। अब देखते हैं शंकु का संपूर्ण अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, इसमें वक्र में, इसमें तो यहां से तक निकल गया, बच गया नीचे का सिर्फ भाग। तो नीचे का भाग का क्षेत्रफल होगा वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अब देखते हैं इस दोनों में पाई आर अगर कॉमन मिल रहा है, यहाँ पाई आर यहाँ पाई आर, यहाँ से निकालेंगे पाई आर, यहाँ 2 आर था तो 1 आर आ जाएगा और बच जाएगा एल। अब देखते हैं सबसे लास्ट की जो फार्मूला होगी वो होगी शंकु के तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का मतलब हो गया एल। शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब एल, और एल बराबर जो दोस्तों फार्मूला होता है, आप पाइथागोरस पढ़ने में पढ़े होंगे समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी तो खाली कर्ण बराबर अगर निकालेंगे तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का होल अंडर रूट, यानी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो समझ चुके हैं दोस्तों। आप इसके सारे सूत्र को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं गोला को, और गोला में जान लीजिए ये जो गोला होते हैं ना, ये खोखले गोले नहीं, ये पूर्ण रूप से भरे होते हैं। पहले हमने बता चुका था ये जो चैप्टर है ठोस का आयतन निकालना,
यानी पूर्ण रूपेण से ये गोले जो होते हैं भरे हुए होते हैं। तो गौर ध्यान दीजिए, इस गोले का आयतन अगर हम निकाल रहे हैं तो दोस्तों गोला का जो आयतन होता है सूत्र, गोले का आयतन बराबर जो फॉर्मूला होगा, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरा देखते हैं, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 3 पाई आर स्क्वायर, और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं दोस्तों, अगर हमें निकालना हो अर्धगोला का आयतन, तो बस इसको आधी कर देंगे, ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होगा 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ भी बड़ी आर ही कर दीजिए, जब सबको बड़ी आर लिखे तो आप बड़ी आर छोटी आर से कोई मकसद नहीं, लेकिन आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कि हो गया गोला का सारे फार्मूला, और गोला के सारे फार्मूला का आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए, चलते हैं अगले। बहुत जबरदस्त टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है शंकु का छिन्नक। बहुत मजा आएगा उस टॉपिक में, चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम शंकु के छिन्नक को देखते हैं। शंकु की छिन्नक की जो आकृति होती है इस प्रकार की होती है। अब इसमें क्या होती है दोस्तों, दो वृत्ताकार सतह होते हैं, एक बड़ी त्रिज्या वाले और दूसरा छोटी त्रिज्या वाले आर, और यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई हो गई जिसको आप h कह सकते हैं, और इस त्रिज्या की ऊंचाई l होगा। तो देखते हैं दोस्तों, शंकु के छिन्नक का अगर हम आयतन जाने तो शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर सूत्र होता है 1/3 पाई h इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर, पाई इंटू बड़ी आर प्लस छोटी। देखते हैं छिन्नक की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, अच्छा सॉरी, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई यानी l बराबर जो होगा होल अंडर रूट बड़ी आर माइनस छोटी आर को होल स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो दोस्तों आपको इसके बाद, हाँ तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा समझ में आपने जतन किया, बहुत देर तक आप लोगों ने क्या किया कि फार्मूला को देखा। तो अब क्वेश्चन की ओर, जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है, और देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक कमरा 12 मीटर लंबा यानी l बराबर दे चुका है हमें 12 मीटर, और कहता है 9 मीटर चौड़ा, b बराबर दे दिया 9 मीटर, और 8 मीटर ऊंचा, h बराबर 8 मीटर ऊंचाई है। इसमें अधिकतम लंबाई का बांस क्या होगा। दोस्तों जब कमरा होता है तो गौर ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये बोर्ड एक कमरा है, तो इसमें से ये कोना कोनी जो होगा यही अधिकतम बांस लंबाई जा सकता है। अधिकतम बांस जो होगा, मान लीजिए ये ना अधिकतम हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सबसे अधिकतम बांस की लंबाई होगा कोना कोनी वाला। तो कोना कोनी मतलब उस कमरा के कमरा घनाभ की जैसा होता है, तो उस घनाभ की हमको विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण, घनाभ का विकर्ण यानी कमरा के बांस का जो विकर्ण सबसे ज्यादा लंबाई होगा वह होगा l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो दोस्तों l की जगह हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, और b की जगह 9 का स्क्वायर, और h की जगह 8 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, और 8 का स्क्वायर 64, और इस सभी को जोड़ेंगे तब क्या होगा 5 4 9 और 8 6 14 4 18, और 1 2 289, और 289 किसका 17 का वर्गमूल होता है। तो देखते हैं 289 जो है उसका आंसर नंबर ए आपका, यानी 17 जो है आंसर नंबर ए आपका सही होगा। तो चलते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। दो बेलनों की आधार की त्रिज्या 3:5 में है।
दो बेलन है, उसकी आधार की त्रिज्या अनुपात में दिया गया 3:5 में। तो दोस्तों 3:5 में दिया गया, तो हम R1 बराबर अनुपातिक संख्या है R ही मानते हैं, R1 बराबर 3R होगा और R2 बराबर जो होगा वह 5R होगा। आगे जो क्वेश्चन कहता है दोस्तों इसको पढ़ लेते हैं। कहता तथा इसकी ऊंचाई जो है 2:3 में है। तो दोस्तों ऊंचाई का अनुपातिक संख्या 2:3 में है, तो ऊंचाई का अनुपातिक संख्या अगर हम मानेंगे h, तो h1 बराबर हो जाएगा 2h और h2 बराबर जो होगा दोस्तों यह होगा 3h। कहता दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अब देखना है दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन ही ना दोस्तों, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, R1 यहाँ H1 यहाँ हो जाएगा 2πR2H2। दोस्तों ये 2π कैंसिल, R1 की जगह यहाँ देंगे 3R गुना H1 की जगह देंगे 2H। अब यहाँ R2 की जगह देंगे 5R और H2 की जगह देंगे 3H। दोस्तों R कैंसिल, 3 कैंसिल, H कैंसिल, अब बच गया 2/5, यानी इसके जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा वह 2:5 होगा। दोस्तों अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर दिया गया क्वेश्चन है। कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेमी है। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, एक लंबवृत्तीय बेलन होगा दोस्तों जिसकी ऊंचाई जो है इसने दे दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक, बहुत अच्छी क्वेश्चन है दोस्तों। लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है इसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 88 सेंटीमीटर है। तो इसकी आधार की त्रिज्या, यानी इसके आर के बारे में मालूम नहीं है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है दोस्तों। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है दोस्तों दे चुका है 88। और देखिए एक बात और जान लो कि इसकी आर एच जो है यह दे दिया है 14। तब बताइए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, आप लोग सूत्र क्या जानते हैं, 2πRh बराबर 88। तो 2 से काट देंगे तो 44 हो जाएगा और पाई का मान 22/7 दे देंगे। आर नहीं जानते और ऊंचाई की मान अगर हम 14 दे देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 44। तो 7 दूना 14 तो हो जाएगा दोस्तों 22 दूना 44, आर बराबर 44। ये कट जाएगा, आर बराबर हो जाएगा दोस्तों 1। तो हमें कहता है कि इसकी आधार की त्रिज्या क्या होगी। तो आधार की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, अर्थात इसका आंसर नंबर आपके विकल्प नंबर सी में दिया गया है और इसका आंसर होगा सी दोस्तों। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर जो अगला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। एक दोस्तों शंकु है, गौर ध्यान दे रहे हैं। कहता जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दी गई है, इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और इसकी जो त्रिज्या दी गई है यह 12 सेंटीमीटर दी गई है दोस्तों। ठीक है, कहता है इस शंकु का आयतन एक गोले के आयतन का बराबर है। ये जो शंकु है इसका जो आयतन है गोले के आयतन के बराबर है और इसकी त्रिज्या नहीं पता, आर पता है। तो कहता है इस गोले की त्रिज्या क्या होगी दोस्तों। तो दोस्तों गौर दें, इस शंकु का आयतन इस गोले के आयतन के बराबर है। तो आप क्या कीजिएगा, लिख सकते हैं गोला का आयतन, अगर त्रिज्या नहीं जानते तो लिख सकते हैं। पहले शंकु की ऊंचाई दे दिया है पहले 6 और छोटी आर उसको मान लीजिए 12 दे दिया है और इसकी बड़ी आर को नहीं जानते हैं, या लिख सकते हैं माना कि गोले की त्रिज्या, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में। गोले की त्रिज्या इक्वल टू आर, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। और दोनों की आयतन क्या होगी, इक्वल होगी। तो बताइए शंकु का आयतन क्या होता है 1/3πr²h, यहाँ छोटी आर देंगे, और गोला का आयतन क्या होता है 4/3πr³ है ना दोस्तों। देखते हैं 3 कैंसिल, पाई कैंसिल, कट गया। अब इस आर का मान जान रहे हैं 12 का स्क्वायर गुना h का मान जान रहे हैं 6 और ये है 4 गुना ये क्या हो जाएगा r³। तो दोस्तों 12 गुना 6
इक्वल टू 4 गुना आर क्यूब, तो 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 12 तिया 36, 36 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 6 गुना 6, और ये क्यूब है तो हॉल अंदर क्यूब हो जाएगा इक्वल टू आर। तो देख लीजिए दोस्तों आर बराबर हो जाएगी 6, यानी इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी 6, यानी हमने उल्टा मान लिया था, इसी को मान लीजिए बड़ी और इसी को मान लीजिए छोटी, और कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ऐसा मानने की आपको आवश्यकता वहां पर नहीं पड़ेगी। रीजन है कि वहां पर आपको सिर्फ एग्जाम में सॉल्व करनी है। तो समझ चुके हैं दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखिए, आपको जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है, कहता है किसी शंकु की ऊंचाई तथा आधार के अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब हो गया, व्यास मतलब फुल व्यास, व्यास हो गया ये पूरा व्यास, और अर्धव्यास मतलब इसको हम त्रिज्या ही कहते हैं दोस्तों, अर्धव्यास का मतलब हो गया त्रिज्या। तो कहता ऊंचाई और अर्धव्यास में से प्रत्येक को 100% वृद्धि किया गया। तो शंकु है, तो हम शंकु में चलते हैं, एक शंकु है जिसकी ऊंचाई पहले h होगी और इसकी अर्धव्यास यानी त्रिज्या r होगी। तो इसका जो पहले ऊंचाई h और त्रिज्या r होगी तो इसका आयतन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये पहले का आयतन होगा दोस्तों। अब क्या कहता है, गौर ध्यान देना है कि इसमें क्या की जाती है, प्रत्येक में 100% की वृद्धि की जाती है, यानी ऊंचाई और त्रिज्या दोनों में कहता है 100% की वृद्धि करने पर इसका प्रारंभिक आयतन का क्या हो जाएगा। तो अगर आप पहले जो मेरा त्रिज्या था r, अब ये हो जाएगा 2r, पहले जो ऊंचाई था h, ये हो जाएगा 2h, क्योंकि 100% बढ़ाया, जितना था उतना बढ़ाया जाता है। तो अब जो नया आयतन होगा ये होगा 1/3 पाई, और r की जगह होगा 2r का स्क्वायर और प्लस h की जगह होगा 2h, तो 1/3 पाई 2 दूना 4 r स्क्वायर गुना 2h। तो दोस्तों ये हो जाएगा क्या, गौर ध्यान देनी है, 1/3, यहाँ इसको पहले 4 दूना 8 को हम बाहर कर लेते हैं, तो लिख सकते हैं 8 गुना 1/3 और r स्क्वायर h। तो दोस्तों 1/3 पाई है तो यहाँ पाई, तो दोस्तों 1/3 पाई स्क्वायर h तो पहले से था और अभी भी है, लेकिन ये एक चीज से गुना हो रहा है 8 से, और इसका आंसर हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा, और आपका जो विकल्प नंबर डी है यह सही हो जाएगा कि इसका आंसर होगा 8 गुना होगा दोस्तों। हाँ तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, आज बस यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा आपके सब्सक्राइब से हेल्प मिलती है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।